नमस्कार। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आता है? आज उन्होंने एक भाषण में, एक समारोह में अपने गुस्से का इजहार किया और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े विचारक, इस शख्स तथा कथित वीर सावरकर पर जोरदार हमला बोला है। मगर आज के उन भाषण में कई और चीजों का जिक्र किया गया है दोस्तों। उनकी आलोचक इसे उनकी अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी बताएंगे, मगर दूसरी तरफ उनके समर्थक ये कहेंगे कि राहुल गांधी में गुस्सा है और उस गुस्से के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। क्या ये सही रणनीति है? मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि उन्होंने सावरकर के बारे में क्या कहा और किस कदर उन्होंने सावरकर पर हमला बोला है। सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है। मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा न मत बोलो जी, मत बोलो। मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला होने वाली है। और आज का उनका भाषण इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि आज उनके तेवर बहुत बदले हुए थे। उनमें आप नाराजगी को साफ तौर पर देख सकते थे और वो नाराजगी इस कदर थी कि कभी कभार वो जो बातें कह रहे थे उसके मायने नहीं समझ आ रहे थे। मसलन मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 2016 में यह घटना हुई थी दोस्तों, ऊना में, गुजरात के ऊना में, जब दलितों का अपमान किया गया था। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया और इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जिस समारोह में वो भाषण दे रहे थे वहां पर एक दलितों की पृष्ठभूमि पर किताब का विमोचन हो रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2016 में जो हुआ उन दलितों के साथ ऐसा मेरे भाई बहन के साथ हुआ होता तो मैं तो तमाम हदें पार कर देता। किस तरह से हदें पार कर देता, आप खुद राहुल गांधी से सुनिए। घर के पीछे गया और इंसेक्टिसाइड, घर के पीछे क्यों, घर के पीछे क्यों इंसेक्टिसाइड? जैसे मैं ये सोच रहा था मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया आया। बड़ी अजीब सी बात, कहने से झिझक रहा हूं। मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को किसी ने बांधकर कुत्ते जैसे मारा होता तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार देता। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है। मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता मैं मार देता। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एक सांसद को यह बात शोभा देती है कि वो एक मंच पर खड़े होकर इस तरह से हिंसा की वकालत करें? राहुल गांधी दो बातें कह रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो चाकू मार देते और दूसरी तरफ वो आत्महत्या की भी बात कह रहे हैं। क्या ये राहुल गांधी की बौखलाहट है?
क्या ये उनकी एक रणनीति है जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जो उन्होंने ये बात कही 2016 के बारे में कि मैं हिंसा का सहारा लेता और फिर आत्महत्या कर लेता, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला नहीं बोलेगी, क्योंकि जैसे ही वो इस मुद्दे पर उनकी आलोचना करेगी, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि राहुल गांधी ने बात दलितों के समर्थन में कही है। और आपने इस बात को देखा होगा, जब ये बात कह रहे थे तो लोग तालियों के साथ इस बात का स्वागत कर रहे थे। अगर आप निजी तौर पर मुझसे पूछें तो एक सांसद को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंद्वी समझते हैं, तो उन्हें एक अलग किस्म की राजनीति को पेश करना होगा। उनके अंदर गुस्सा होगा, मगर क्या इस गुस्से का इस कदर इजहार होना चाहिए? मैं चाहूंगा मेरे जो दर्शक हैं, जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। राहुल गांधी ने इस मंच से और भी कई बातें कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें लताड़ लगाई है, उन्हें जूते भी मारे हैं। उनके क्या मायने थे, आप खुद सुनिए। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। तो राहुल कह रहे हैं कि मुझे प्यार भी मिला और मुझे जूते भी मारे गए। अब क्या वो इस बात को कुछ अलग अंदाज में कह सकते थे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राहुल ने जो बात कही, दिल से बात कही। मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी का जो 2 रुपल्ली, जो उनका आईटी सेल है ना, जिसका मुखिया अमित मालवीय है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो लोग इस पर ढेरों मीम्स बनाने वाले हैं। और राहुल गांधी लगातार इमोशनल अंदाज में आज जनता के सामने अपनी बात रखते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भिखमंगा हूं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आप खुद सुनिए। तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं, सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं मेरे सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? राहुल गांधी दिल की बात रख रहे थे, और आज दिल की बात रखते रखते वो खासे इमोशनल दिखाई दिए। उस इमोशन के जरिए उनकी नाराजगी भी दिखाई दी। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, विपक्ष को अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है ना, तो इमोशन से बात नहीं चलेगी। आपको जमीन पर उतरना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसका विकल्प पेश करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के 2 अभिन्न अंग हैं। एक तरफ नफरत के सहारे जनता को दो फाड़ करो और इसका फायदा उन्हें सियासत में मिलता है। आप देख रहे हैं किस तरह से लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर एक महंत जो है मुसलमान औरतों के बलात्कार की वकालत कर रहा है। अब तक आदित्यनाथ सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिस तरह से हलाल के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जिस तरह से हिजाब के मुद्दे को बेवजह ज्वलंत बना देना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है। और दूसरी तरफ
जिस तरह से वो देश के जो ग्रामीण हिस्से हैं वहां तक पैसा पहुंचा रही है, और ये जो दो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत हैं। क्या राहुल गांधी या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास इस मुद्दे का जवाब है? हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वो सक्रिय तो जरूर दिखाई दे रहे हैं, काश वो जमीन पर भी उतरते। मसलन 4 PM अखबार के पहले पन्ने का उन्होंने जिक्र किया। इसमें उन्होंने 2 खबरों को उठाया है। एक तरफ आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के पत्रकारों को नंगा करके थाने में पेश किया गया, और दूसरा जो खबर थी कि बलिया के अंदर जिन पत्रकारों ने पेपर लीक होने को लेकर पर्दाफाश किया था, आदित्यनाथ की पुलिस ने उन्हीं पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मुद्दे पर अखिलेश क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भाजपा के राज में पत्रकारिता का चीरहरण, मध्य प्रदेश में भाजपाई राजनीति उजागर करने वालों के खिलाफ ऐसा कृत्य और उत्तर प्रदेश में सच दिखाने वालों को जेल, अति दुर्भाग्यपूर्ण एवं घोर निंदनीय। बहुत अच्छा होता अखिलेश जी अगर आप जमीन पर उतरते और बलिया जाते उन पत्रकारों के पक्ष में। देखिए, ट्विटर पर ट्वीट खेलना बहुत आसान है, कोई भी ट्वीट कर सकता है, और मेरे जैसे पत्रकार वो खबर जरूर करेंगे, मगर बहुत जरूरी है कि आप जमीन पर उतरें। क्योंकि देखिए, पिछली बार 2017 से 2021 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश लगभग खामोश थे। वो उतरे थे आखिरी साल, और फिर उसी हिसाब से उन्हें सीट्स भी मिली। बहुत जरूरी है कि आप काश उतरते और इन पत्रकारों का साथ देते जिन पर बलिया में अत्याचार हो रहा है। इसके बाद अखिलेश ने, मैं आपको बता दूं, महंगाई के मुद्दे पर भी अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, LPG के दाम जो हैं वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दामों पर जब न कोई सरकारी नियंत्रण, न शासन, न प्रशासन, न प्रबंधन, न ही नियमन है, और अगर सब कुछ बाजार के हवाले ही है, तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए? इस मंत्रालय को तत्काल भंग कर देना चाहिए। भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल मंत्रालय को भंग कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर लगातार हमला बोल रहे हैं दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर को देखकर। सबसे पहले उनके इस बयान पर गौर कीजिए। विधायक के घर पहुंचते ही थमा बुलडोजर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पहले ही बुलडोजर बाबा कह चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनका बुलडोजर तो चलता है मगर शर्तों पर चलता है। हर जगह बुलडोजर नहीं चलता, खासकर वहां पर बुलडोजर नहीं चलता जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खासम खास होते हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जनता पूछ रही है कि प्रदेश भर में भाजपा से संबद्ध लोगों के अनगिनत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। सवाल यह है कि अवैध निर्माणकर्ता भाजपाइयों को कौन बचा रहा है और किस लिए बचा रहा है। वैध अवैध के नियम क्या दल देखकर लगाए जाएंगे। मुद्दा तो बहुत वाजिब है दोस्तों, और यही नहीं, जैसे कि मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर पर वो लगातार हमला बोल रहे हैं। आप यहां देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखकर अखिलेश क्या कह रहे हैं। यहां पर उन्होंने 2 मुद्दों का जिक्र किया है। पहली खबर है, लुटेरों ने सिपाही से राइफल और बाइक लूटी। फिर दूसरी खबर का जिक्र है, बाइक सवारों ने तमंचा तान दंपत्ति से नकदी जेवर लूटे। और आप जानते हैं, लगातार आदित्यनाथ की इस दूसरी इनिंग्स में लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू हो रही है। इस पर अखिलेश क्या कह रहे हैं। भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में। आज का अपराधनामा, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि दोस्तों आज का अपराधनामा जो है, और इस तरह से दूसरा मुद्दा, भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में आज का अपराधनामा। यह मुद्दा है बिजली चोरी का मामला। टैगोर टाउन के एक्सीएन दफ्तर में जमकर हंगामा। यहां पर भाजपा MLC ने समर्थकों के साथ बिजली घर में घुसकर जो है पिटाई की है वहां के अधिकारियों की। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। आज 2 नेताओं का मैंने जिक्र किया, राहुल का गुस्सा और अखिलेश की चिंता लॉ एंड ऑर्डर और पेट्रोल को लेकर। मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, राजनीति में कोई भी व्यक्ति शर्तों के साथ राजनीति में नहीं उतर सकता कि मैं इसी वक्त पर राजनीति करूंगा या चुनाव से सिर्फ 1 साल पहले राजनीति करूंगा। नहीं,
आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको जेल भी जाना पड़े, आपको वो भी करना पड़ेगा। शर्तों के साथ आप राजनीति नहीं कर सकते, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तमाम एजेंसीज हों, खासकर तब जब उनके हाथ में तमाम मीडिया हो। हालांकि उस मीडिया की अब कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश और राहुल इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए जमीन पर उतरेंगे, मुद्दे उठाएंगे और इस तरह से बेमन से राजनीति में भाग नहीं लेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।